प्यारे बच्चों, चलिए आज हम आप लोगों को बीए भाग 1 सेकेंड पेपर पाश्चात्य युद्ध कला, जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आता है, आज हम लोग 2019 का पेपर ये हल कराएंगे। बच्चों इसके पहले हम लोग 2018 का पेपर हल कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, अगर हम उम्मीद ये कर सकते हैं अगर आप लोग पेपर हल अगर ठीक से आप लोग कर लेंगे तो हम 80% गारंटी दे सकते हैं कि आप लोग फेल नहीं होंगे। बाकी जो है हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उम्मीद आपसे कर सकते हैं कि आप फेल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम बगैर जो है देरी किए हुए हम लोग पहुँचते हैं अपने चैप्टर पर। बच्चों ये है आप लोगों का सेकेंड पेपर, शस्त्रास्त्रों का विकास एवं पाश्चात्य युद्ध कला। बच्चों इसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का आता है। देखिए हम इसको जो है शुरुआत करने चल रहे हैं। इसमें बच्चों पहला प्रश्न है, किस घटना से द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। बच्चों ये जो प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जो है ये पोलैंड पर आक्रमण से प्रारंभ हुआ। बच्चों जब हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण किया तो वहीं से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इसमें और जो विकल्प दिया गया है, जैसे ए विकल्प है पर्ल हार्बर की घटना, तो पर्ल हार्बर की घटना से द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने युद्ध भूमि में क्या बोलते हैं, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया इसने। उसके पहले जो है 1941 के पहले, हालांकि 1939 में ये युद्ध प्रारंभ हो गया था, लेकिन 1939 में अमेरिका जो है केवल बैकडोर से मित्र राष्ट्रों को मदद तो दे रहा था, लेकिन खुलकर युद्ध नहीं कर रहा था। और प्रशांत महाद्वीप में, वो प्रशांत महासागर में अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण करके बगैर किसी कारण के उसको ध्वस्त कर दिया गया। जब अमेरिका का ये नौसैनिक अड्डा जो है जापानियों के द्वारा ध्वस्त हो गया तो अमेरिका खुलकर युद्ध भूमि में सामने आ गया। तो बच्चों एक प्रश्न ये भी बन जाता है इससे कि अमेरिका युद्ध भूमि में कब शामिल हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में, तो 1941 में। किस घटना के बाद, पर्ल हार्बर की घटना के बाद। और पर्ल हार्बर पर आक्रमण किसने किया, जापानियों ने किया। पर्ल हार्बर पर किसका सैनिक अड्डा था, अमेरिका का था। ठीक है बच्चों, कई प्रश्न बन जाते हैं। देखिए बच्चों इसमें बी विकल्प जो लिखा हुआ है, ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। बच्चों ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या से प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, ना कि द्वितीय विश्व युद्ध का। ठीक है, तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ पोलैंड पर आक्रमण से हुआ। इसमें विकल्प आपका सी सही होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ का नेता कौन था। बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ का नेता था स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, बाकी लेनिन आधुनिक सोवियत संघ का निर्माता, सोवियत संघ में रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना कराने वाला लेनिन था। ठीक, ट्राटस्की जो है इसको लाल सेना का पितामह कहा जाता है, लाल सेना का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला तीसरा प्रश्न है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन कौन थे। बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में मात्र 3 राष्ट्र थे। वो 3 राष्ट्र हैं जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, ये विकल्प आपका डी सही होगा तीसरे प्रश्न में। तो जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी का हेड कौन था, हिटलर था। धुरी राष्ट्रों का हेड कौन था, जर्मनी का तानाशाह हिटलर, जापान का हेड हिरोहितो और इटली का तानाशाह था मुसोलिनी। बच्चों जर्मनी का तानाशाह हिटलर, जिसकी पार्टी का नाम था नाजीवाद का जनक हिटलर को माना जाता है, और इधर इटली का जो मुसोलिनी था उसे फांसीवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, चौथा नंबर है, संगणक के जनक कौन है। बच्चों संगणक क्या है, संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। तो प्रश्न यही है, कंप्यूटर के जनक कौन है। तो बच्चों कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बैबेज। आपका विकल्प ए सही होगा। कंप्यूटर के जनक कहा जाता है या कंप्यूटर के पितामह भी कहा जाता है, तो वो है बच्चों चार्ल्स बैबेज। ठीक, पांचवा प्रश्न है, साइबर युद्ध क्या है। बच्चों साइबर युद्ध क्या है, वो है विकल्प सी हैकर्स युद्ध।
ठीक। बाकी धर्म युद्ध, शीत युद्ध, प्रकाश युद्ध, इसका फाइबर युद्ध से कोई मतलब नहीं है। फाइबर युद्ध का मतलब है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना यंत्रों का प्रयोग किया जाए, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल्स, ठीक है, इंटरनेट, इन सब का जो प्रयोग किया जाए तो है। छठवां नंबर है जैमर्फ संबंधित हैं बच्चों। हैकर्फ, जैमर्फ, क्रैकर्फ, ये सब क्या हैं? ये सब फाइबर युद्ध से ही संबंधित है, अर्थात छठवें नंबर में भी हमारा सी विकल्प सही होगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं 7वें प्रश्न पे। ठीक, ये 7वां प्रश्न है बच्चों, शांति के 8 स्तंभ सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? बच्चों शांति के 8 स्तंभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था लिटिल हार्ट ने। ठीक है, किसने प्रतिपादन किया था? लिटिल हार्ट ने। ठीक, चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं मालवेयर। मालवेयर क्या है बच्चों? मालवेयर है करप्ट प्रोग्राम। जैसे कभी कभी कंप्यूटर में कोई ऐसा जो है सॉफ्टवेयर जो आपने डाउनलोड किया है वही करप्ट हो जाता है, तो वो भी एक वायरस का रूप धारण कर लेता है, तो उसे मालवेयर कहा जाता है। तो वह है करप्ट प्रोग्राम। विकल्प आपका डी सही होगा। ठीक है। 9वां नंबर गूगल क्या है बच्चों? गूगल, हम लोग इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट पे सबसे पहले गूगल पर हम लोग कोई चीज़ डालते हैं तो वो खुलता है, तो गूगल है ये एक इंटरनेट का सर्च इंजन। विकल्प ये आपका सही होगा। 10वां नंबर है बच्चों, इंटरनेट में www का पूरा नाम है। आपको बच्चों पढ़ाते समय हमने बताया था, इंटरनेट में www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www की खोज की थी टिम वर्नर-ली ने। ठीक, विकल्प बी में सही होगा। www का खोज किसने किया था? टिम वर्नर-ली ने। इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। 11 नंबर में आ जाइए, किस प्रणाली में इंटरनेट द्वारा व्यापार किया जाता है? बच्चों इंटरनेट द्वारा व्यापार ई कॉमर्स में किया जाता है, अर्थात इसमें विकल्प ई आपका सही होगा। कॉमर्स सब्जेक्ट आप लोग जानते होंगे, कॉमर्स वैसे भी जो है व्यापारियों का सब्जेक्ट माना जाता है। बाकी कृषि में ना तो व्यापार किया जाता है, ई लर्निंग सीखने में किया जाता है इंटरनेट द्वारा। उद्योग में भी कोई इंटरनेट का कोई मतलब, इंटरनेट से ना तो कोई व्यापार होता है। बाकी ई कॉमर्स में इंटरनेट का व्यापार, इंटरनेट द्वारा व्यापार किया जाता है, तो आपका विकल्प ए सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर है बच्चों, वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री कौन है? बच्चों जहां तक वर्तमान भारत के रक्षा मंत्री की बात है वो है श्री राजनाथ सिंह जी, लेकिन इसको आप लोग इकट्ठे मत रट लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की परीक्षा होते होते रक्षा मंत्री कोई दूसरा आ जाए। ठीक, इसलिए आप लोग इसको जो है, जो या राजनाथ जो मुख्यमंत्री जो क्या बोलते हैं रक्षा मंत्री रहे, उसी का नाम आप लोग लिखिएगा। हालांकि वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह जी ही हैं, तो आपका ये विकल्प जो है इसमें ए सही होगा। ठीक है, चलिए बाकी रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं, पीयूष गोयल उद्योग मंत्री हैं, श्रीमती सीतारमन, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न है, फ्लैंक्स किस देश से संबंधित सैन्य संगठन था? बच्चों फ्लैंक्स यूनान का सैन्य संगठन था, आपको पढ़ा चुके हैं हम। ठीक, यूनान का सैन्य संगठन है फ्लैंक्स, या यूनान की सैन्य रचना को, सैन्य संगठन को फ्लैंक्स कहा जाता था। 14 नंबर है, लीजन में मैनिपल कमांडर को क्या कहा जाता था? तो बच्चों लीजन में मैनिपल कमांडर को कहा जाता था ऑप्टियोन। बच्चों लीजन की 3 इकाइयां, सबसे बड़ी लीजन, उससे छोटी, लीजन से छोटी होती है कोहार्ट, कोहार्ट से छोटी मैनिपल। तो मैनिपल कमांडर को ऑप्टियोन, कोहार्ट कमांडर को ट्रिब्यून और लीजन कमांडर को कौंसल कहा जाता है। ठीक, तो इसमें आपका विकल्प मैनिपल कमांडर है ऑप्टियोन। 15 नंबर है, फ्लैंक्स के साथ लड़ाई में भाग लेने वाले युद्ध यंत्र क्या थे? बच्चों फ्लैंक्स के साथ लड़ाई में 2 युद्ध यंत्र, खास करके फ्लैंक्स, दोनों युद्ध यंत्रों की रचना जो यूनानी फ्लैंक्स के साथ होते थे वो हैं कैटापुल्ट और बलिस्ता। आपका विकल्प सी सही होगा। इन दोनों युद्ध यंत्रों का निर्माण सिकंदर ने ही कराया था, कैटापुल्ट और बलिस्ता। ठीक है बच्चों, बलिस्ता तीर और बर्छे फेंकता था, कैटापुल्ट पत्थर फेंकता था। 16 नंबर है,
कवचयुक्त एवं कवच रहित सेनाओं का विभाजन किसने किया? बच्चों, सेनाओं का कालक्रम का विभाजन हमने आपको 2 भागों में पढ़ाया है, जिसमें टॉम विंटरिंघम ने कवचित और अकवचित काल के रूप में सेना का विभाजन किया था, अर्थात इस प्रश्न में आपका विकल्प ए सही होगा। अब बाकी जेएफसी फुलर ने युगों के रूप में विभाजन किया था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे 17 नंबर है, अर्बेला की लड़ाई कब लड़ी गई? बच्चों, अर्बेला की लड़ाई 331 ईसा पूर्व, विश्व के प्रमुख युद्ध। इसमें पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था कि अर्बेला की लड़ाई, उसका भी उसी में एक भाग था अर्बेला की लड़ाई, एक लड़ाई। ये लड़ाई 331 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। ये किसके किसके बीच में हुई थी? ईरान और यूनान के बीच में, जहाँ पर ईरानी सेना का नेतृत्व डेरियस उर्फ दारा कर रहा था, यूनानी सेना का नेतृत्व सिकंदर कर रहा था। इस युद्ध में सिकंदर ने तिर्यक समर तंत्र का प्रयोग किया और ईरानियों को पराजित किया। ठीक। 18 नंबर है बच्चों, रोमन लीजन में फ्लैंक्स को किस लड़ाई में पराजित किया था? बच्चों, रोमन लीजन ने फ्लैंक्स को पीडना या पाइडना की लड़ाई में पराजित किया था। ये आपका जो है विकल्प डी सही होगा। ठीक है, पीडना या पाइडना का संग्राम 168 ईसा पूर्व में। ठीक, चलिए 19 नंबर है, रोमन लीजन में वेलाइट्स सैनिकों की आयु क्या होती थी? वेलाइट्स सैनिकों की आयु होती थी बच्चों 17 से 25 वर्ष। रोमन लीजन में सबसे आगे इन्हीं को लगाया जाता था। ये सबसे कम आयु के सैनिक होते थे। ठीक, 17 से 25 वर्ष, सबसे आगे इन्हीं का प्रयोग किया जाता था। 17 से 25 वर्ष इनकी उम्र होती थी। इनके पास 7 छोटे छोटे भाले होते थे, एक तलवार होती थी और एक 3 फीट व्यास वाली ढाल होती थी। चलिए 20 नंबर पे आ जाइए बच्चों, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? बच्चों, सिकंदर के गुरु का नाम, इसमें जो विकल्प दिया हुआ है इसमें सब गलत है। सिकंदर के गुरु का नाम है बच्चों अरस्तु, इतना ध्यान रखिएगा। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। बच्चों, सुकरात का शिष्य था प्लेटो, सुकरात का शिष्य था प्लेटो। हाँ बच्चों, हम ये पढ़ रहे हैं सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, तो सिकंदर का गुरु का नाम था अरस्तु। बच्चों, सुकरात था, सुकरात का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। इसमें जो चारों विकल्प हैं बच्चों, चारों गलत हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर पे आ जाइए, ग्लाडियस क्या है? बच्चों, ग्लाडियस अगर देखा जाए तो ग्लाडियस एक प्रकार की विशेष प्रकार की तलवार है जिसे रोमन सेना के पैदल सैनिक इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ग्लाडियस, ये रोमन सेना के एक तलवार को ग्लाडियस कहा जाता था, विशेष प्रकार की तलवार होती थी। और एक रोमन सेना के सैनिक जो इस भाले का प्रयोग करते थे उसे पिलम कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ग्लाडियस क्या है? तलवार, ऐसी तलवार जिसका प्रयोग रोमन सैनिक करते थे या रोमन लीजन के सैनिक करते थे। और रोमन लीजन के सैनिक जिस भाले का प्रयोग करते थे उसका नाम था पिलम, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर आ जाइए, शस्त्र का मुख्य लक्षण क्या है? बच्चों, शस्त्र का मुख्य लक्षण क्या है? शस्त्र से युद्ध किया जाता है, सीधी सी बात है। विकल्प ए आपका सही होगा। ना तो अग्नि का उससे कोई मतलब नहीं, ना तो शक्ति का मतलब है, ना मनोबल का। बस शस्त्र का मतलब समझ लीजिए युद्ध करने का उपकरण। ठीक, ये विकल्प आपका सही होगा। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राजा लौह राजा था? बच्चों, लौह राजा चार्ल्स महान को कहा जाता है। ठीक, लौह राजा क्यों कहा जाता है? ये फ्रांस का था और इसने जो है किया क्या था, अपने सैनिकों एवं घुड़सवारों को, घोड़े सहित सैनिकों को लोहे का कवच पहना दिया था, इसीलिए इसको लौह सम्राट या लौह राजा के नाम से जाना जाता है। चलिए 24 नंबर है, एड्रियानोपल के संग्राम में कौन पराजित हुआ था? बच्चों, एड्रियानोपल के संग्राम में रोमन सैनिक पराजित हुए थे। ठीक, रोमन सैनिक पराजित हुए थे। एड्रियानोपल का संग्राम किसके किसके बीच में हुआ था? रोमन और गोथ सेना के बीच में। इसमें जो है रोमन सेना पैदल सेना थी और गोथ सेना कवच रहित घुड़सवारों की सेना थी। बिना कवच की घुड़सवारों की सेना ने रोम की कवच युक्त पैदल सेना को पराजित किया था। ये युद्ध हुआ था 378 ईस्वी में। ठीक है,
378 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इसमें रोमन सेना पराजित हुई थी। किसने पराजित किया था? गोथों ने। गोथ एक अफ्रीका की अर्धसभ्य प्रजाति है जिन्हें गोथ कहा जाता है। ठीक, तो इसमें विकल्प आपका ए सही होगा। चलिए 25 नंबर पे आ जाइए। प्राचीनतम शस्त्र है। बच्चों प्राचीनतम शस्त्र क्या है? सबसे प्राचीनतम शस्त्र के रूप में बच्चों पत्थर को माना जाता है। ठीक, जिसे शस्त्र का मतलब, लेकिन शस्त्र आप पत्थर को मत मानिए, इसलिए कि पत्थर तो अस्त्रों की श्रेणी में आ जाएगा। सबसे प्राचीनतम शस्त्र क्या है? वो है लकड़ी का डंडा। ठीक है बच्चों, शस्त्र तो फेंक कर मारा जाता है, तो अस्त्रों की श्रेणी में वो आ जाएगा। ठीक, इसलिए आपका इसमें विकल्प जो है वो सही होना चाहिए, बी वाला, लकड़ी का डंडा, क्योंकि अस्त्र के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है। भाला तो बाद में आया, जब धातु का प्रयोग हुआ, धातु की खोज हुई, उसके बाद तीर धनुष बाण के साथ में आया, लेकिन शुरुआत अस्त्रों शस्त्रों का लकड़ी के डंडे से हुए। अगर अस्त्र शस्त्र दोनों कहा जाए कि प्राचीनतम अस्त्र शस्त्र है तो बच्चों को पत्थर होगा, लेकिन शस्त्र लिखा हुआ है इसलिए ये सुरक्षात्मक के साथ आक्रामक दोनों होना चाहिए, तो ये है लकड़ी का डंडा। ठीक, चलिए 26 नंबर है, पराक्रम युग का कौन सा काल था? बच्चों पराक्रम युग का काल था 700 ईस्वी। वैसे पराक्रम युग का काल हमने आपको पढ़ाया क्या है, इसके बारे में भी आपको हम दिखा। हाँ बच्चों, पराक्रम युग का जो काल माना जाता है वो है आदिकाल से 700 ईस्वी तक, यानी ए विकल्प आपका सही होगा। यानी पराक्रम युग है प्राचीन काल या आदिकाल से 700 ईस्वी तक। ठीक, इसमें विकल्प आपका ये सही होगा। आगे देखते हैं हम भाप युग में इनमें से कौन सा है। तो बच्चों भाप युग का कार्यकाल था, भाप काल है 1780 से 1880 तक। इसमें विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। एक फ्लैंक्स में कितने सैनिक होते हैं? बच्चों एक फ्लैंक्स में 16,384 सैनिक होते हैं, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर है, यूनानी सैनिकों के संगठन का आधार, बस वही है, यूनानी सैनिकों के संगठन को फ्लैंक्स कहा जाता था, तो बच्चों बी विकल्प आपका सही होगा, ये है फ्लैंक्स। 30 नंबर है, बेलाइट्स सेना में थे। बेलाइट्स किस सेना में थे? बेलाइट्स, हफ्ताती, प्रिंसपाइज, ट्रायरी, ये सभी रोमन सेना में थे या रोमन लीजन में थे, तो रोमन सेना को संगठन को रोमन लीजन कहा जाता है, तो विकल्प बी आपका सही होगा। 31 नंबर आ जाइए, प्रथम वाष्प इंजन का विकास किसने किया? बच्चों भाप के इंजन का निर्माण किसने किया? वो है जेम्स वाट, जो कि कहाँ के थे जेम्स वाट? ब्रिटेन के। ठीक है, इंग्लैंड के हैं, अंग्रेज वैज्ञानिक का नाम है जेम्स वाट, जिसने वाष्प या भाप के इंजन का निर्माण किया। 32 नंबर, रोमन लीजन में सैनिकों की संख्या कितनी थी? बच्चों रोमन लीजन में कुल जो सैनिक होते थे 4200 पैदल सैनिक होते थे, जिनको मुख्य रोमन लीजन का मुख्य अंग होता था, और इनकी रक्षा के लिए 300 घुड़सवार होते थे, तो 4200 जो पैदल सैनिक होते थे, विकल्प सी आपका सही होगा। रोमन लीजन में सैनिकों की संख्या होती थी 4200। 33 नंबर, कम आयु वाले सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो बच्चों रोमन लीजन के सबसे कम आयु वाले सैनिकों को कहा जाता था बेलाइट्स, जिनकी आयु होती थी 17 से 25 वर्ष। इनसे अधिक उम्र होती थी हफ्ताती की, हफ्ताती की उम्र 25 से 30 वर्ष होती थी। हफ्ताती से बड़े सैनिक होते थे प्रिंसपायर, जिनकी उम्र 30 से 40 वर्ष होती थी, और सबसे पुराने योद्धा होते थे ट्रायरी, उनकी उम्र होती थी 40 से 45 वर्ष। ठीक, चलिए 34 नंबर, एक कोहार्ट में कितने मैनिपल होते हैं? बच्चों एक कोहार्ट में कुल 5 मैनिपल होते हैं। ठीक है, कुल 5 मैनिपल में कौन कौन? 2 मैनिपल हफ्ताती, 2 मैनिपल प्रिंसपाइज, 1 मैनिपल ट्रायरी। बाकी बेलाइट्स की कोई स्वतंत्र मैनिपल नहीं होती, ये सब में 40-40 की संख्या में बटे होते हैं, तो एक कोहार्ट में 5 मैनिपल सैनिक होते हैं। 35 नंबर, फ्लैंक्स की सबसे छोटी इकाई क्या थी? बच्चों फ्लैंक्स की सबसे छोटी इकाई फाइल होती थी, जिसमें 16 सैनिक होते थे।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 36 नंबर प्रश्न है, फ्लैंक्स के सैनिकों का हथियार क्या था? बच्चों फ्लैंक्स के सैनिक होते थे, उनको जो है जो हथियार था उसको फरीसा कहा जाता था, जो कि एक 21 फीट लंबा एक भाला होता था जिसे फरीसा के नाम से जाना जाता था। विकल्प ए आपका सही होगा। फरीसा की लंबाई होती थी 21 फीट। ठीक, चलिए 35 नंबर है, एक फाइल में कितने सैनिक होते थे? बच्चों एक फाइल में कुल सैनिक होते थे 16। विकल्प डी आपका सही होगा। 34 नंबर है, फरीसा कितना लंबा था? बच्चों फरीसा की लंबाई 21 फीट होती थी, जो कि यूनानी फ्लैंक्स के सैनिक जिनका इस्तेमाल करते थे। 39 नंबर, रोमन लीजन में अधिक उम्र के सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो बच्चों रोमन लीजन के जो सबसे अधिक उम्र के सैनिक होते थे उन्हें कहा जाता था ट्रायरी या ट्रियारी या ट्रयाराई। ट्रायरी सैनिकों की उम्र होती थी 40 से 45 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्बेला का संग्राम किनके बीच लड़ा गया? बच्चों अर्बेला का संग्राम यूनानी और ईरानी सेना के बीच में लड़ा गया था, जिसमें यूनानी सेना का नेतृत्व सिकंदर कर रहा था और ईरानी सेना का नेतृत्व डेरियस कर रहा था। तो अर्बेला का संग्राम किनके बीच लड़ा गया? सिकंदर और डेरियस के बीच में। विकल्प ए आपका सही होगा। 41 नंबर है, कैने का संग्राम कब लड़ा गया? बच्चों कैने का संग्राम लड़ा गया था 216 ईसा पूर्व। किसके बीच में? रोमन सेना के बीच में और कार्थेज नरेश हैनिबाल के बीच में। ठीक है, कैने का संग्राम हैनिबाल और रोमन सेना के बीच में। कार्थेज राज्य अफ्रीका महाद्वीप में स्थित था उस समय। ठीक, इस युद्ध में हैनिबाल ने रोमन सेना को पराजित किया था। चलिए 42 नंबर पे आ जाइए। सेना पेट के बल चलती है। बच्चों यह कथन किसका है? यह प्रसिद्ध कथन है नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक, सेना पेट के बल चलती है, इसको याद रखिएगा, ये हर प्रश्न में हर पेपर में आ सकता है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कथन नेपोलियन बोनापार्ट का है। नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का था। ठीक, चलिए 43 नंबर, कैने का संग्राम लड़ा गया। बच्चों कैने का संग्राम लड़ा गया, अभी आपको हमने ऊपर बताया है कि रोमन सेना और कार्थेज नरेश हैनिबाल के बीच में। तो रोमन सेना का नेतृत्व जनरल बैरो कर रहा था और कार्थेज सेना का नेतृत्व हैनिबाल कर रहा था। तो कैने का संग्राम लड़ा गया, विकल्प ए आपका सही होगा, बैरो और हैनिबाल के बीच में। ठीक, चलिए 44 नंबर है, हेस्टिंग्स का संग्राम किन राजाओं के मध्य लड़ा गया? बच्चों हेस्टिंग्स का संग्राम फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया, जिसमें फ्रांस की सेना का नेतृत्व विलियम ऑफ नॉर्मंडी कर रहा था, इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व हैरोल्ड कर रहा था। इस युद्ध में फ्रांस की कवचधारी घुड़सवार सेना ने कवच युक्त पैदल सेना को पराजित किया था, क्योंकि फ्रांस की सेना कवच युक्त घुड़सवारों की थी और इंग्लैंड की सेना कवच युक्त पैदल सेना की थी। हाँ, इसमें एक समानता इस बात की है कि इस युद्ध में दोनों सेनाएं कवच युक्त थी, अंतर था कि एक पैदल थी और एक घुड़सवार। हेस्टिंग्स का संग्राम में फ्रांस की कवच युक्त घुड़सवार सेना ने इंग्लैंड की कवच युक्त पैदल सेना को पराजित किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। युद्ध का देवता किसका उपनाम है? बच्चों युद्ध का देवता कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को, क्योंकि इसकी संपूर्ण लाइफ में इसने प्रत्येक लड़ाकों से युद्धों की संख्या अधिक होने के कारण अधिक से अधिक ज़्यादा युद्धों में इसने सफलता अर्जित की है, कम समय में इसने ज़्यादा युद्ध लड़ा है, या यूँ माना जा सकता है कि इसका संपूर्ण जीवन युद्धों से भरा हुआ रहा, इसलिए इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। और इसने जो है बड़ी सेनाओं का प्रयोग किया। सशस्त्र राष्ट्र राज्य का सिद्धांत का जन्मदाता भी नेपोलियन को माना जाता है। सशस्त्र राष्ट्र राज्य सिद्धांत का जन्मदाता, युद्ध का देवता, क्रांति का पुत्र कौन था? वो नेपोलियन ही था। चलिए अगला है 46 नंबर, क्रेफी का संग्राम कब लड़ा गया? बच्चों क्रेफी का संग्राम लड़ा गया था 26 अगस्त 1346 में। किसके बीच में लड़ा गया? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। इस युद्ध में इंग्लैंड की कवचहीन पैदल सेना ने फ्रांस की कवच युक्त घुड़सवार सेना को
पराजित किया था क्रेफी के संग्राम में। ठीक है बच्चों, क्रेफी का संग्राम लड़ा गया इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जिसमें इंग्लैंड की कवचहीन पैदल सेना ने फ्रांस की कवच युक्त घुड़सवार सेना को पराजित किया था। ठीक है बच्चों, इसमें इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व कर रहा था एडवर्ड तृतीय और फ्रांस की सेना का नेतृत्व कर रहा था फिलिप। ठीक है बच्चों, चलिए 48 नंबर है, क्रेफी के संग्राम में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बच्चों, क्रेफी के संग्राम में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था फिलिप। ठीक, और एडवर्ड इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व कर रहा था। ठीक, विकल्प आपका ए सही होगा। 49 नंबर है, अश्वारोही सेना का पतन हुआ, अर्थात घुड़सवार सेना का पतन कब हुआ? क्रेफी के संग्राम के बाद। बच्चों, क्रेफी के संग्राम में जब अंग्रेजों ने फ्रांस की कवचयुक्त घुड़सवार सेना को पराजित किया था, इसी युद्ध के बाद घुड़सवार सेना का पतन हो गया। भाई जो हारेगा पतन उसी का होगा, इसीलिए क्रेफी के संग्राम के बाद घुड़सवार सेना का पतन हो गया। तो ये विकल्प आपका सी सही होगा। 50 नंबर है, टैंक 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 मुझे टैंक चाहिए, किसने कहा? बच्चों, टैंक का निर्माता, टैंक की मांग करने वाला, टैंक के विचार, टैंक के निर्माण के बारे में सबसे पहले किसके दिमाग में विचार आया? बच्चों, वो हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। विकल्प ए आपका सही होगा। ठीक है, विकल्प ए आपका सही होगा। टैंक के निर्माता भी यही हैं। टैंक के निर्माण के बारे में सबसे विचार इनके ही मन में आया, इसीलिए इनको टैंक का निर्माता, टैंक के बारे में सोचने वाला इन्हीं को कहा जाता है। ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। 51 नंबर, वाटरलू की लड़ाई कब लड़ी गई? बच्चों, वाटरलू ये नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध था। ठीक है, इसी युद्ध में नेपोलियन को ब्रिटिश जनरल वेलिंगटन ने बंदी बनाया था और ये युद्ध लड़ा गया था 1815 ईस्वी में। ठीक, इस युद्ध के बाद नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना नामक टापू पर छोड़ दिया गया, जहां पर 1821 में उसकी मृत्यु हो गई नेपोलियन की। तो बच्चों, इतना याद रहे कि वाटरलू की लड़ाई 1815 में लड़ी गई थी और ये लड़ाई नेपोलियन के जीवन की अंतिम लड़ाई थी। ठीक, इसके बाद नेपोलियन का फदा के लिए पतन हो गया। 52 नंबर है, कवच रहित काल का समय था। बच्चों, कवच रहित काल, कवच युक्त घुड़सवार सेना का पतन हुआ तो कवच रहित काल प्रारंभ हुआ। तो कवच रहित काल जो है वो 1346 से 1917 भी है, और कवच रहित घुड़सवारों का काल जो है बच्चों वो 378 से 774 ईस्वी का भी काल है। बच्चों, देखा जाए तो ऐसे ऐसे प्रश्नों में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, 378 से 774 ईस्वी ये काल है कवच रहित घुड़सवारों का काल। ठीक है बच्चों, 378 ईस्वी के एड्रियानोपल के संग्राम में कवच रहित गोथों की कवच रहित घुड़सवार सेना ने रोमनों की कवच युक्त पैदल सेना को पराजित किया था। तो वहीं से कवच रहित घुड़सवारों का काल प्रारंभ हो जाता है, जो 774 ईस्वी तक चला। लेकिन 774 के बाद फ्रांस के चार्ल्स द्वितीय ने, चार्ल्स महान ने कवच युक्त घोड़ों को भी कवचित किया और पैदल सेना को भी घुड़सवार सेना को भी कवचित किया। तो यहीं से प्रारंभ होता है उसके बाद। लेकिन 378 ईस्वी से 774 ईस्वी तक का काल ये माना जाता है कवच रहित घुड़सवारों का काल। और 1346 से 1917 का जो काल होता है बच्चों, ये कवच रहित काल ये भी है, ये पैदल सेना का काल है कवच रहित। ठीक है, क्योंकि 1346 में फ्रांस की कवच युक्त घुड़सवार सेना को इंग्लैंड के कवच रहित पैदल धनुर्धारियों ने पराजित किया था। इसलिए ऐसे प्रश्नों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जबकि कवच रहित काल ये दोनों है। ठीक है बच्चों, फिलहाल प्रयास ये रहे कि ऐसे प्रश्न कभी ना आए तो ज़्यादा अच्छा है कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक, चलिए, इसमें बेटा दोनों विकल्प आपका सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 53 नंबर, कवचधारी काल का समय था। बच्चों, कवचधारी घुड़सवारों का कार्यकाल था ये 774 से 1346 तक, बी नंबर।
ठीक। इसी काल तक जो है फ्रांस के चार्ल्स द्वितीय ने 774 ईस्वी के में इन्होंने घोड़े और सैनिकों दोनों को कवचित किया था। तो ये कवच रहित घुड़सवारों का या कवचधारी काल था 774 से 1346 ईस्वी तक। विकल्प बी आपका सही होगा। 54 नंबर, फ्रेडरिक महान राजा था। बच्चों फ्रेडरिक महान कहाँ का राजा था? प्रफिया या प्रफा का राजा था बच्चों। विकल्प बी आपका सही होगा। प्रफा को आज हम लोग जर्मनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें विकल्प आपका भी सही होगा। 55 नंबर है बच्चों, आर्ट ऑफ वार पुस्तक कौन लिखा था? आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक हैं बच्चों मैकियावेली। ठीक, वही मैकियावेली जिनकी तुलना भारत के आचार्य कौटिल्य से की जाती है। ठीक, और मैकियावेली की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए 56 नंबर, आनवार नामक पुस्तक किसने लिखी? आनवार पुस्तक लिखी है क्लाजबिट्स ने। क्लाजबिट्स कहाँ के थे? प्रफा के थे, जर्मनी के थे। 57 नंबर, सैन्य इतिहास में लिटिल कारपोरल कौन था? बच्चों लिटिल कारपोरल के नाम से नेपोलियन को जाना जाता है, क्योंकि लंबाई कम होने की वजह से इन्हें लिटिल कारपोरल भी कहा जाता था। इनकी योग्यता बहुत ज़्यादा थी, युद्ध का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी प्रतिभा के कारण इन्हें लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है। 58 नंबर, टैंक का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संग्राम में किया गया? बच्चों टैंक का प्रयोग सर्वप्रथम जो है सोमे के संग्राम में किया गया था। विकल्प बी आपका सही होगा। सोमे के संग्राम में सर्वप्रथम, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का ही एक भाग है, ये युद्ध हुआ था 1916 में। 1916 में सोमे के संग्राम में टैंकों का प्रयोग प्रथम बार किया तो गया था, लेकिन ये संग्राम असफल सिद्ध हुआ। ठीक है, और सफल प्रयोग कहाँ किया गया? 1917 में कैम्ब्राई के संग्राम या कैम्ब्रे के संग्राम में। हालांकि इसमें केवल प्रथम संग्राम पूछा गया है, आपका विकल्प बी सही होगा। बच्चों ये विकल्प ए जो लिखा है वाइपर्स का संग्राम, वाइपर्स के संग्राम में सर्वप्रथम जहरीली गैसों का प्रयोग किया गया था। इसमें 1915 में वाइपर्स का संग्राम हुआ था, जिसमें जर्मनी ने भारी मात्रा में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया था। ये भी प्रथम विश्व युद्ध का ही एक भाग है। सी नंबर लिखा है पानीपत का संग्राम। बच्चों पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है, 3 युद्ध हुए हैं, 1526, 1556, 1761, 3 युद्ध हुए हैं। चलिए 59 नंबर है आर्मामेंट एंड हिस्ट्री। बच्चों आर्मामेंट एंड हिस्ट्री इसके लेखक हैं JFC फुलर। सी विकल्प इसमें सही होगा आपका। 60 नंबर, डेरियस शासक था। बच्चों डेरियस उर्फ दारा ये ईरान का शासक था। अर्बेला के संग्राम में सिकंदर ने इन्हें पराजित किया था। ठीक, चलिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे 61 नंबर से। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।